जी नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और मित्रों के बीच इसे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे पास बहुत तेजी से भारत में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से घूम रहे हैं। अब वर्तमान सरकार जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनमें लोगों को चौंका देने की बड़ी प्रवृत्ति रही है। ये लोगों को चौंका देने में बहुत विश्वास रखते हैं। जब आप किसी और चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं तब कोई और चीज हो जाती है। बहरहाल पूरा देश पहलगाम की घटनाओं से, आतंकी घटनाओं से त्रस्त है। 28 लोगों की जान गई है। पूरा देश मर्माहत है। न सिर्फ मर्माहत है बल्कि एकजुट होकर के सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के साथ राष्ट्र हित में खड़ा है। छोटे मोटे स्तर पर हालांकि अभी भी विवादित स्वर सुनाई पड़ जाते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि बड़े स्तर पर और सामग्रिक स्तर पर देखा जाए तो भारत के लोग सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक कदम हैं और जो आतंकी घटना हुई है, उन आतंकी घटनाओं को मिला करके हमें यह देखना होगा कि उसका असर हमारे यहाँ इसका क्या होता है। सभी लोग ये चाह रहे हैं कि इस मामले का कोई न कोई निपटारा होना चाहिए और इसकी जो परिणति है, उसकी परिणति को भोगने के लिए पाकिस्तान को निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हमारे देश में घुस करके हमारे नागरिकों की हत्या कर दे और इस प्रकार से बिना किसी चुनौती के वापस चला जाए, बिना किसी प्रतिरोध के। तो सारा देश मर्माहत है। पिछले दिनों राहुल गांधी कानपुर गए थे और शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले थे। उन्होंने परिवार के लोगों से बात की और जो उनकी पत्नी थी, परिवार के लोग, उन्होंने बताया कि इस दुख को वो समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में भी इस दुख को दो बार झेला है। इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवादी घटना में हुई थी, हम सभी जानते हैं। राजीव गांधी भी उसके शिकार हुए थे और ये लोग जब बच्चे थे, राहुल गांधी कम उम्र के थे, तभी इस तरह की घटना उनके परिवार के सामने आया था और जाहिर है कि उनको ये घटना याद आ जाती है। तो इस बात को उन्होंने कहा परिवार के लोगों से कि हमारे परिवार ने इस दर्द को झेला है और देखिए जब वो बच्चे थे तो उनको शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलते हुए स्वाभाविक है कि अपनी बहन प्रियंका गांधी की याद आई। उन्होंने उनसे बात भी करवाई और वे उधर ही थे। और इस बीच में इस आतंकी घटना के संदर्भ में ताबड़तोड़ मीटिंग से भारत सरकार की हो रही है, विभिन्न समितियों की मीटिंग हो रही है। यह भी सच है कि जिस समय में यह घटना घटी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में थे। उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके वे भारत लौटे। ऐसे समय में लोगों को लगता है कि हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारी शक्ति हमारे पास रही, तो वे लौट के आए भी। कैबिनेट की जो सुरक्षा समिति है उसमें उन्होंने भाग भी लिया, लेकिन कांग्रेस की मांग पर जो सर्वदलीय समिति बुलाई गई थी उसमें वे नहीं उपस्थित रहे और वे मधुबनी चले गए। मधुबनी में उनका कार्यक्रम शायद पहले से तय था, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद तो पहले से तय किए गए सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाया करते हैं। सऊदी अरब का कार्यक्रम तो भी तो उनका पहले से ही तय रहा होगा। जो भी हो, वो वहां सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। देश में थोड़ी सी निराशा तो हुई, विपक्ष ने इसकी आलोचना भी की या कम से कम इसे दर्ज किया कि वो वहां नहीं रहे। हालांकि सरकार ने चूक की बात स्वीकार कर ली कि चूक हुई है सुरक्षा कारणों को ठीक रखने में। लेकिन यह सब तो आई गई बातें हैं, किसकी चूक हुई, क्या बात हुई, ये सब अभी इस पर बात करने का समय या वक्त नहीं है। वक्त है देश के एकजुट रह करके इस समस्या का समुचित समाधान करने का।
इसका प्रतिदान देने का। उन्होंने वहां से कहा भी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उनका हुआ तो उनसे पत्रकार ने सवाल भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिन लोगों ने ये घटना की है उन लोगों को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और भारत सरकार जो भी कदम उठाए उस कदम में हम भारत सरकार के साथ हैं। कल कई कमेटियों के बीच में राजनीतिक मामलों के जो कैबिनेट समिति है उसकी भी मीटिंग, और उस मीटिंग में लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उस कमेटी में क्या फैसला होता है, क्योंकि लोगों को इस समय में जो उनकी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वे चाहते हैं कि जो पहलगाम में जो घटना घटी है उस घटना के प्रतिकार के रूप में जो भारत की संप्रभुता पर जो आक्रमण हुआ है, कहते हैं कि भारत की आत्मा पर जो आक्रमण हुआ है, उसके संदर्भ में भारत सरकार कौन सा कदम उठाती है, लोग इसको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। लोगों के मन में यह जिज्ञासा लगातार बनी हुई थी। लेकिन कैबिनेट कमेटी में जो फैसला आया वह तो चौंका देने वाला, और वह फैसला यह था कि राजनीतिक मामलों के इस कैबिनेट कमेटी में फैसला लिया गया है कि जातीय जनगणना पर सरकार तैयार हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि जातीय जनगणना को किया जाएगा, यानी कि जो सामान्य जनगणना होती है उसमें जो जाति का संदर्भ है उसको गिना जाएगा। अब देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के पिछले दिनों लगातार सरकार में और विपक्ष में एक तरह के तनातनी और टकराव की स्थिति रही। यह टकराव की स्थिति इतनी रही है कि संसद में जब राहुल गांधी इस पर बात कर रहे थे, हालांकि कांग्रेस में भी पहले इतना जोर दे करके जातीय जनगणना की बात को पहले कभी नहीं उठाया, लेकिन जो पहले नहीं उठाया वह आगे नहीं उठेगा, या वह बात आगे नहीं होगी। अगर सारी बातें तभी हो गई होती, सारा काम अगर कांग्रेस ने तभी कर लिया होता, ऐसा तो कभी संभव नहीं होता है कि भविष्य के किसी बिंदु पर खड़े होकर के आप ये आवाज लगाएं, यह काम तब क्यों नहीं किया गया। जो भी हो, राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात उठा, और संसद में जब इस बात को उन्होंने उठाया तो इतनी तीखी बात कही गई जिसकी बहुत आलोचना हुई। ये बात कही गई और जिम्मेवार सांसद मंत्री जो भी हों, उन लोगों ने मेजे थपथपाई जब अनुराग ठाकुर ने बहुत ही लहजे में कहा, बहुत ही कड़े तेवर के साथ, और कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है वे जाति जनगणना की बात करते। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था, वही जाति जनगणना की बात कर रहे थे। और राहुल गांधी ने तभी प्रतिक्रिया दी जब सत्ता पक्ष के लोगों ने बेजे थपथपाकर अनुराग ठाकुर की बात को स्वीकार किया, उसको बल दिया, उसको समर्थन दिया। तभी राहुल गांधी ने कहा था, अखिलेश यादव ने तुरंत दखल दिया था कि आपने जाति कैसे पूछे। जाति पर सवाल खड़ा करना, जन पर सवाल खड़ा करना है, इसे गाली की श्रेणी में रखा गया। अखिलेश यादव ने बहुत कड़े तेवर के साथ संसद में इस मामले को उठाया, और राहुल गांधी ने भी कहा कि देखिए, जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की बात यहाँ करता है उसे गाली खानी ही पड़ती है, लेकिन ऐसी गालियां मैं खुशी से खाऊंगा। और उन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ ये बात कहा कि इसी पार्लियामेंट में मैं जाति जनगणना की बात को पारित करवा के, पास करवा के रहूंगा। बाद में अनुराग ठाकुर की बात की आलोचना हुई, पार्लियामेंट की कार्रवाई से शायद उसे निकाल दिया गया। लेकिन इसका क्या महत्व रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्वीट में उनको उस बात को शामिल कर लिया, और उन्होंने ट्वीट में उन्हें लगाया कि ऐसी बातें कही गई। तो इन परिस्थितियों में तो जातीय जनगणना हुई, और इसके दो मॉडल, जो बिहार मॉडल और तेलंगाना मॉडल, जिसकी बात राहुल गांधी कर रही थी। राहुल गांधी ने जब कहा कि तेलंगाना मॉडल कि कैसे इसको ओपन कंसल्टेशन से इसके पैरामीटर्स तय किए जाएंगे, इसके जो डिजाइन है वह तय किया जाएगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से अगर डिजाइन तय किए जाएंगे तो ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे लोग कम हैं जो उस समुदाय से आते हैं, तो इसको थोड़ा खुला रख करके तय किया जाएगा। खुले बजट, ओपन बजट या रोलिंग प्लान वगैरह तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में हुआ था,
तो उन्होंने इस डिजाइन को खुले रखने की बात, खुले कंसल्टेशन से, सलाह मशवरे से इसको लागू करने की बात कही। और भी कई बातें उन्होंने कही कि सारे नहीं, लेकिन कुछ आइडियाज उनको वहां से लिए जाने चाहिए। उन्होंने बजट की भी बात कही। लेकिन जैसा कि सत्ताधारी दल को पता था, इसकी घोषणा होते ही इसके श्रेय लेने की भारी टकराव शुरू होगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो विभिन्न धड़े हैं वे भी इस मांग को पहले से उठाते रहे हैं अपने अपने तरीके से, और कभी यह बात पूरी नहीं हो सकी थी उस ढंग से। तो उन लोगों में भी जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी, तो उन लोगों के बीच में इसका श्रेय लेने की बात उठेगी और श्रेय की छीना झपटी में आपस में संघर्ष होगा और इंडिया गठबंधन थोड़ा सा शिथिल पड़ जाएगा। क्या चाल है इनकी राजनीतिक चाल है या क्या है? एक ऐसे कठिन घड़ी में इस तरह की घोषणा लेकर आती है, लेकिन पूरा देश इसके साथ खड़ा रहा। और ये इंडिया गठबंधन के साथियों की भी ये समझदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनके तमाम उकसावे के बावजूद श्रेय लेने की लूट इंडिया गठबंधन में शुरू नहीं हुई। और इंडिया गठबंधन इस मामले में एक दूसरे की राजनीतिक स्थिति को ठीक ठीक समझ रहा था, और कांग्रेस के इसमें योगदान और कांग्रेस के जोर देने को, कांग्रेस के राजनीतिक कदम उठाए जाने के महत्व को इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल समझ रहे। तो हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत जो यह काम किया गया, और जो उम्मीद थी उनको कि श्रेय लूटने की मारामारी मचेगी, उसमें इंडिया गठबंधन बिखर सकता है, उनमें तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ यह भी कहा कि ये स्पेकुलेशन करना पत्रकारों का काम है, आपका काम है, लोगों का काम है कि लोग समझें कि किस घटना के पीछे क्या है। मैं तो अपना काम करता चलता हूं। देखिए, जाति जनगणना में जो किसका श्रेय है नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह घटना, यह सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, और सरकार अगर कहती है कि नहीं, यह फैसला उसने अपनी सदिच्छा से लिया है, अपने मन से लिया है, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। बहुत दबाव के बाद पिछले दिनों जब अगस्त में केरल में पलक्कड़ में जब अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सभा आरएसएस की जो होती है, जो सर्वोच्च सभा है, उसने जब उसके सुनील लांबेकर ने आके कहा था कि इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, जाति जनगणना के बारे में उन्होंने कहा। और राजनीतिक लाभ उठाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है, हर घटना का राजनीतिक लाभ उठाती है। क्या ही अच्छा होता अगर सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बुला लेते। लालू यादव जी अगर नहीं आ सकते थे तो तेजस्वी यादव को बुला लेते, मांझी जी को बुला लेते, नीतीश कुमार जी को बुला लेते, अखिलेश यादव जी को बुला लेते, जो जितने भी जो जाति जनगणना के समर्थक जो लोग हो सकते हैं या जो लोग रहे हैं, उन सबों को एक साथ बुला करके प्रेस में प्रधानमंत्री जी खुद अपनी तरफ से यह घोषणा करते कि हाँ, यह किया जाएगा और इसका श्रेय हम सबको है। कितना अच्छा समा राष्ट्रीय एकजुटता का बनता, सभी लोग इस बात से सहमत होते। क्योंकि जाति जनगणना से और भी जो कई तरह की बातें हैं, उन तमाम बातों के मामले में इस देश को यह संदेश देना चाहिए, इस देश का जो राजनीतिक वर्ग है वह इस बात से सहमत है और सब मिलकर के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जाति जनगणना करना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, यह साधन है। लक्ष्य है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सबकी एकजुटता की जरूरत है। दूसरे की छीना झपटी, क्रेडिट लेने के लिए जो राजनीति होती है वह नहीं करके सब लोग अगर इसको एक राष्ट्रीय सरोकार की तरह अगर इसे पेश किया जाता तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन यह सरकार तो हमेशा विभाजन और लोगों को बांटने और दो भाग करने में, अलग अलग करने में, कैटेगराइजेशन करने में और तरह तरह की चीजों में इनकी रुचि अधिक होती है। ये पता नहीं क्या चाहते हैं। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रुझान सामाजिक न्याय के, इस वर्ण व्यवस्था मुक्त सामाजिक न्याय के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का रुझान कभी नहीं रहा। कांग्रेस इसे चाहती रही, लेकिन आज ये मानना होगा कि कांग्रेस में भी कई कारणों से, आंतरिक कारणों से कांग्रेस में भी उत्साह की मात्रा उस स्तर पर नहीं रही। ऐतिहासिक रूप से यह बात सच है।
लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का नया स्वरूप आ रहा है, उस स्वरूप में आबादी की संरचना को खास तौर से देखे जाने की, और सिर्फ आरक्षण की नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं, सिर्फ प्रतिनिधित्व की नहीं, सहकारिता की बात की जा रही है। और इस दृष्टिकोण से जातीय जनगणना में एक नया तत्व है यह कि सहकारिता सुनिश्चित की जाए, भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सत्ता में उनको यह पता हो कि हाँ यह देश हमारा है। तो अभी कई मकाम बाकी हैं जातीय जनगणना को लक्ष्य तक पहुंचने में, अभी कई मकाम बाकी हैं। राहुल गांधी के निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी होती तो इसका श्रेय किस तरह से विभक्ति हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, उसमें वो विजय का कोई दर्प नहीं था, क्योंकि वे मानते हैं कि जातीय जनगणना की लड़ाई अभी पूरी हुई नहीं है। हालांकि यह बहुत बड़ा दिन है, यह बहुत बड़ी जीत है एक ऐसी सरकार से जो विपक्ष की सुनती नहीं है। आज अगर उनका 400 पार का सपना पूरा हो गया होता तो मामला इस तरह का नहीं होता, ये सभी जानते हैं। आप भी सहमत होंगे कि यह उसका कमाल है। तो लेकिन पराजय के पहाड़ के नीचे से राहुल गांधी उभरने में जरूर कामयाब हुए हैं। एक बड़ा पत्थर जो रास्ते पर था, उस पत्थर को हिलाने में, हटाने में जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन यह मंजिल नहीं है, मंजिल इसके आगे है। तो देखा जाए कि इसमें क्या होता है और आगे क्या राजनीति होती है। लेकिन इस समय तो पूरे देश का ध्यान पहलगाम की आतंकी घटनाओं के प्रतिवाद पर लगा हुआ है कि आप पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो। कोई नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता किसी पड़ोसी के साथ शत्रुतापूर्ण हो, लेकिन युद्ध भी चाहिए तो शांति के लिए चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि हमारे देश के लोग एक कोने से दूसरे कोने में जाएं और इस तरह की आतंकी घटना के शिकार हो जाएं, या घर में ही आतंकी घटना के शिकार हो जाएं। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे घर में बैठे लोगों की हत्या जाति पूछकर हो जाती है। अब हनुमान चालीसा पढ़वा करके, आप जाति धर्म की पहचान करवा के अगर आप सौदा करने की बात करते हैं, दुकानदार से सामान खरीदने की बात करते हैं, तो अपनी बहुत बड़ी आबादी को क्या आर्थिक बहिष्कार में डालना चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियों, समग्र स्थितियों के निदान के लिए, उसके हल के लिए, उसके संवैधानिक प्रतिपालन के लिए सरकार को सक्रिय होना चाहिए। योग्यतम लोगों में से कुछ योग्य लोगों को चुन करके हमारी नौकरशाही बनती है, जनता के चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं। फिर ऐसे कैसे घटना हो जाती है कि एक जनप्रतिनिधि कहीं जाता है तो जाति सेना के नाम पर, जाति के नाम पर बनी हुई सेना उस पर आक्रमण कर देती है। अभी समाजवादी पार्टी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अब मामला यह है कि अभी भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी कोई शादी करने घोड़ी पर चढ़ के जाए तो उसके आप घोड़ी से उतार लेंगे, सिर्फ इस आधार पर उसकी जाति जानकर। जाति पूछकर नहीं, आप तो जाति जान जाते हैं। तो सामाजिक न्याय का अभी लंबा रास्ता बाकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इन मामलों पर सहमत हो रही है। और उससे भी अच्छी बात, हालांकि इसके मूल में वह नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की हाल के दिनों की सबसे बड़ी विचारधारात्मक पराजय है। विचारधारात्मक पराजय नहीं भी हो तो पीछे हटना है, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रेय समाजवादी धड़े को मिले या श्रेय कांग्रेस को मिले, राहुल गांधी को मिले, यह अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय उसी तरह नहीं मिलेगा जिस प्रकार बार बार कोशिश करती है कि मंडल जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने का श्रेय उसको मिले, क्योंकि उस समय वो सरकार में शामिल थी। क्योंकि लोगों को याद है कि किस प्रकार आरक्षण के विरोध में और मंडल को लागू किए जाने के विरोध में ही उसी को ध्वस्त करने के लिए कमंडल की राजनीति, रथ यात्रा चली थी। तो लोगों की स्मृति में सब कुछ रहता है। यह संतोष की बात है कि सरकार ने इस बात को माना है, या सरकार इस बात को मानने के लिए बाध्य हुई है। जो भी हो, लेकिन अभी पहलगाम का मामला बाकी है। देश का ध्यान पहलगाम पर लगा हुआ है। ऐसी आतंकी घटना भारत में नहीं होनी चाहिए। आपको वहां के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। सुना है कि सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर के वहां पर जो कुछ पर्यटन स्थल हैं
उसको पहुंच के बाहर कर दिया गया है, लोगों की पहुंच के बाहर कर दिया। हो सकता है सामरिक कारणों से या किसी अन्य स्ट्रेटेजिक कारणों से सरकार ने अभी यह फैसला लिया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक गतिविधि है, जो पर्यटन पर आधारित है, सरकार उसको भी सुनिश्चित करेगी और इसका सही सही जो निदान है पाकिस्तान के साथ, उसको शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा सरकार करेगी और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभी तो इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो को सुने, पसंद करें, चैनल को लाइक करें और इस विचार प्रक्रिया को अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। कुछ विचार आपको नहीं पसंद हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये युद्ध का समय है, शांति की बात क्या। युद्ध भी तो हमें इसलिए चाहिए कि हमें शांति चाहिए। हम हर हाल में हमें शांति चाहिए। युद्ध उसका माध्यम हो तो युद्ध कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता से युद्ध उपजता है, लेकिन युद्ध तो होते ही रहे हैं। तो शांति चाहिए। आपसे अनुरोध है इस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और इसमें साझेदार हों। अपनी टिप्पणी जरूर करें। आपकी टिप्पणी से हमें बल मिलता है। नमस्कार। अभी और आज तो इतना ही। जी धन्यवाद।